आई होप सब ठीक होंगे यार, अपनी बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए करते हैं अपनी यूनिट 2 का रिवीजन स्टार्ट। यूनिट 2 का वन शॉट रिवीजन करते हैं स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले हमने यूनिट 2 में देखते हैं क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, मतलब क्या क्या यूनिट 2 का कंटेंट है वो इस चार्ट के अंदर समराइज तरीके से दिया गया है। सबसे पहले हमको पढ़ना है इसमें म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज की, क्या म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी होती है किसी भी पार्टनर्स की इन अ पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स विद थर्ड पार्टी की, एक पार्टनर का थर्ड पार्टी मतलब आउटसाइडर के साथ कैसा रिलेशनशिप रहेगा, बिजनेस रिलेशनशिप नॉट पर्सनल, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर कि इमरजेंसी के केस में क्या इम्प्लाइड अथॉरिटी है और क्या उसमें एक्सट्रैक्शन और रेस्ट्रिक्शन हो सकती हैं। एक्सट्रैक्शन मतलब क्या उसमें एडिशन कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या उसमें से माइनस कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसके बाद लायबिलिटी ऑफ टू थर्ड पार्टी। उसके बाद पढ़ेंगे लीगल कंसिक्वेंस कहाँ है किस चीज के, एडमिशन, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन मारने धक्के मार के निकालना, इंसॉल्वेंसी और डेट, इनके पढ़ेंगे। ये है हमारे मेजोरिटी चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो यूनिट के अंदर है। चलिए एक एक चीज देखते हैं। सबसे पहले बात करें रिलेशन ऑफ वन पर्सन टू अनदर, मतलब एक पर्सन का रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर, एक दूसरे पार्टनर का एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए एक पार्टनरशिप फर्म में, उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर की, पार्टनर की क्या क्या जनरल ड्यूटीज हैं। सेक्शन नंबर 9 इसके बारे में बात करता है कि एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की क्या जनरल राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, वो उसके बारे में बात कर जाता है। सबसे पहले देखिए, द पार्टनर शुड बी कैरी ऑन अ बिजनेस ऑफ अ फर्म इन द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज एंड लेटर they should render to any partner or legal representative full information of all things as affecting the firm। क्या बोला, जब भी कोई पार्टनर कोई काम एक्ट कर रहा है पार्टनरशिप के बिहाफ में, तो उसे इस तरीके से एक्ट करना है जिससे पार्टनरशिप को फायदा हो, मतलब अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट ना देख के पूरी पूरी पार्टनरशिप फर्म का इंटरेस्ट देखना है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक पार्टनर है, उसके पास अधिकार है कि वो रॉ मटेरियल खरीद के लाएगा। जनरली रॉ मटेरियल की मिल जो मिलता है मार्केट में मिलता है पहले 42 रुपीज पर यूनिट। उसने क्या करा, अपने रिलेटिव के पास गया, रिलेटिव से कहा कि देखो वैसे तो 42 का मिलता है लेकिन आप मुझे 44 का दो, 2 रुपीज एक्स्ट्रा पे दो, 1 रुपीज का प्रॉफिट आप रखना पर यूनिट का, 1 रुपीज का प्रॉफिट मैं रखूंगा पर यूनिट का। तो क्या उसने फर्म के कॉमन एडवांटेज में ये चीज करी? नहीं, उसने अपना एडवांटेज देखा। तो वही कहा है पार्टनर को जो भी एक्ट करना है अपने एडवांटेज में नहीं करना है, फर्म के कॉमन एडवांटेज में करना है। और उसके बाद अगर कोई ऐसी जानकारी है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो फर्म के बाकी मेंबर्स को पता होनी चाहिए, या जिस इंफॉर्मेशन से फर्म का अफेक्शन हो सकता है, मतलब फर्म पे इम्पैक्ट पड़ेगा जिस इंफॉर्मेशन से, वो इंफॉर्मेशन उसे फर्म को बता देनी चाहिए। तो ये था बेसिकली पहली ड्यूटी ऑफ अ पार्टनर। उसके बाद सेकंड ड्यूटी क्या है, पार्टनर को एक दूसरे पार्टनरों के साथ गुड फेथ में रहना चाहिए, मतलब एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर के साथ गुड फेथ में रहना चाहिए। हर एक के लिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए अकाउंटेबल हो, अपनी जो जानकारियां हैं जो इन्फॉर्मेशन है या जो दूसरे पार्टनर के लिए अच्छी चीजें हैं उसे बता देनी चाहिए। ये नहीं कि वो फर्म का तो फायदा कर रहा है लेकिन अपना अपना ही कर रहा है, मतलब इंडिविजुअली खुद पे आ रहा है, किसी पार्टनर से कोई चीज छुपा रहा है जो उसे पता होनी चाहिए थी। पार्टनर को कुछ गलत बताओ मत और पार्टनर से कुछ छुपाओ मत, बेसिकली यही चीज कहना चाह रहा है। देख लेते द गुड फेथ में बताना चाहिए, सारी चीजें अल्टमोस्ट गुड फेथ में होनी चाहिए। All the partners are bound to render accounts to each other, but they where some of the accounts are kept by one of them, prima facie he would be proper person to explain and give full information about them। वही कह रहा है कि हर कोई बंदा दूसरे के लिए अकाउंटेबल है, लेकिन क्योंकि अगर मान लो किसी एक बंदे को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, मानो अगर एक को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो बाहर से रॉ मटेरियल आएगा वो रॉ मटेरियल ए ही लाएगा, तो रॉ मटेरियल के बारे में सबसे अच्छी जानकारी कौन दे सकता है? यही दे सकता है, क्योंकि वही वो काम डे टू डे ऑपरेशन में करता है, वही उसकी अकाउंटेबिलिटी है। तो अगर कोई बंदा जिसे एक अकाउंटेबिलिटी सौंप दी गई है, तो फिर उसके बारे में अच्छी जानकारी वही दे सकता है। ये उसकी भी जिम्मेदारी है उस पार्टनर की कि वो उसके बारे में जानकारी दे बचे हुए पार्टनर्स को, गुड फेथ में काम करे। In a transaction between a partner for a sale or purchase of a share in the business, if one of them is better acquainted, मतलब खरीदने वाला अगर कोई better acquainted है with the account than other, he is duty to disclose all material fact। देखिए समझिए, मान लीजिए 3 पार्टनर थे ए बी सी। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं अपना राइट शेयर आधा राइट बेचना चाह रहा हूँ सी को। ये कह रहा है कि मैं अपना हाफ ऑफ द राइट सेल करना चाह रहा हूँ सी को। क्या कर सकता है? हाँ कर सकता है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर बी के पास कोई ऐसी जानकारी है जो सी को पता होनी चाहिए राइट खरीदने से पहले, बी के पास अगर कोई ऐसी जानकारी है जो सी को पता होना चाहिए राइट खरीदने से पहले, तो ये बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सी को एक बार बता दे। अब उसके बाद सी राइट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा वो सी की पर्सनल चॉइस है, लेकिन अगर बी को कोई ऐसी जानकारी है जो सी के डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकती है कि वो ए का आधा राइट उस अमाउंट पर खरीदे या ना खरीदे,
उसकी जिम्मेदारी है कि वो एक बार बता दे। ठीक, तो ये बेसिकली ये था। अगला सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 9 क्या बेसिकली बात करता था कि जिन तीन चीजों की बात करता है, फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहला कि आप ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज ऑफ फर्म देखेंगे, अपना खुद का फायदा नहीं देखेंगे, फर्म का फायदा देखेंगे। उसके बाद आप पार्टनर के साथ गुड फेयर में रहेंगे। अगर आपको एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी आपकी है, उसकी जवाबदेही भी आपकी है। आपको पूरी चीज बचे हुए पार्टनर को डिस्क्लोज करनी चाहिए। सेकंड, थर्ड, कि अगर मान लीजिए कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को अपना राइट सेल या परचेज कर रहा है, और उस केस में किसी थर्ड दूसरे पार्टनर को कोई ऐसी जानकारी पता है जिससे आपकी परचेज या सेल पे इंपैक्ट आ सकता है, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको बताए। ठीक, तो ये तो तीन थी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर्स की। उसके बाद ड्यूटी ऑफ इंडेमनिफाई लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर अ लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड, समझिए क्या। मानिए एक पार्टनरशिप फर्म थी, एक पार्टनरशिप फर्म में मान लीजिए तीन पार्टनर, एक पार्टनरशिप फर्म में मानिए तीन पार्टनर थे, ए था, बी था, सी था, ए था, बी एंड सी। अब ए ने किसी आउटसाइडर के साथ कोई फ्रॉड कर लिया, ए ने किसी आउटसाइडर के साथ कोई फ्रॉड करा। मान लीजिए कालू था, ए ने कालू के साथ फ्रॉड करा, कालू के साथ ए ने करा फ्रॉड 10,000 रुपए का। किस ट्रांजेक्शन के लिए करा? जो बिजनेस का ट्रांजेक्शन थी। कालू 10,000 का फर्नीचर खरीद के लाया था बिजनेस के लिए, बिजनेस के नाम पे, और अब वो पैसा नहीं दे रहा। कालो 10,000 का फर्नीचर खरीद के लाया था बिजनेस के लिए, बिजनेस के नाम पे, वो उससे फ्रॉड कर रहा है, कह रहा है मेरे तुमने मुझको कहीं फर्नीचर नहीं दिया, मैं ये नहीं दूंगा, वो नहीं दूंगा। इस केस में जो बचे हुए पार्टनर होते हैं किसी पार्टनरशिप फर्म के, ये उनकी ड्यूटी हो जाती है कि वो इंडेमनीफाई करें उस लॉस को जो एक पार्टनर ने किसी आउटसाइडर को करा है। जो बचे हुए पार्टनर है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ड्यूटी है कि वो इंडेमनीफाई करे लॉस कालू का। तो यहाँ पे बी एंड सी कालू का लॉस इंडेमनीफाई करेंगे। और अब एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि बी और सी ने ये 10,000 कालू को दिए हैं, तो अब बी और सी के पास ये अधिकार आ जाएगा कि वे ए से अपने अपने हिस्से के 5,000 मांग सके, क्योंकि बी और सी ने कालू को इंडेमनीफाई करा है। तो अब ए के पास बी वो इनके पास ये अधिकार रहेगा कि अपने हिस्से के 5,000 रुपीज लेते रहें। ठीक, तो ये होता है बेसिकली इसका मीनिंग। आइए पढ़ते हैं। द पार्टनर कमिटिंग फ्रॉड इन कॉन्टैक्ट ऑफ अ बिजनेस और ऑफ द फर्म मेकिंग गुड making good of loss sustainable by the firm on his misconduct। मतलब अगर एक पार्टनर कुछ फ्रॉड कर देता है फर्म के नाम पे, तो ये फर्म की जिम्मेदारी है, फर्म की जिम्मेदारी मतलब सारे पार्टनर्स की जिम्मेदारी है, बचे हुए सारे पार्टनर्स की जिम्मेदारी है कि वे उस लॉस को गुड कर दें। गुड करना मतलब उस लॉस को पे कर दें, उस अमाउंट को सफर कर लें, उस अमाउंट को फेस कर लें, जिससे ओवरऑल फर्म की जो रेपुटेशन है उस पर इम्पैक्ट ना आए। misconduct and the amount so brought into a partnership should be divided between the partners। और जो वो लॉस का अमाउंट उन्होंने पे करा होगा वो पार्टनर्स के उसी रेशियो में, फंड जो जितना अमाउंट पे करा है वो पार्टनर्स के रेशियो में बढ़ जाएगा और उस हिसाब से उनका सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली इतनी बात है। एन एक्ट ऑफ ए पार्टनर imputable to the firm or the principal of agency। This is found on his co-partners and titles and co-partners are between themselves to throw the whole of the consequence upon him। ये कह रहा है बेसिकली इतना कह रहा है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट होता है, हम पढ़ चुके। म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट मतलब बेसिकली इतना कहता है कि एक पार्टनर खुद का तो प्रिंसिपल है और बचे हुए पार्टनर का एजेंट है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वो खुद का प्रिंसिपल होने का ये है कि वो खुद के एक्ट के लिए खुद लाइबल है, और बचे हुए का एजेंट होने का मतलब ये है कि उसके एक्ट के लिए बचे हुए पार्टनर्स लाइबल होते हैं। ठीक, तो म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट आता है, इसीलिए जो बचे हुए पार्टनर्स की जिम्मेदारी है कि अगर एक पार्टनर ने कोई फ्रॉड करा, उसके कुछ कंसिक्वेंस आ रहे हैं, तो वे उन्हें अपने पे ले लें। मतलब एक पार्टनर की करी हुई गलती, एक पार्टनर का छोड़ा हुआ तीर अगर वो लौट के आ रहा है तो उनको अपने सीने पे खाना पड़ता है। बेसिकली आप इतना चीज मान के चलिए। ठीक, तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 10, जो बेसिकली ये बताता था कि एक पार्टनर ही करे गए फ्रॉड के लिए फर्म लाइबल होती है, यानी कि बचे हुए पार्टनर लाइबल होते हैं, और जितने अमाउंट का फ्रॉड हुआ है वो उनके इक्वल उनके प्रोपोर्शन में बढ़ जाता है, जो उनका एग्रीड प्रोपोर्शन होता है लॉस का। अगला सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 बेसिकली बात क्या कर रहा है देख लीजिए। एक पार्टनर की दूसरे पार्टनर के साथ क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होती हैं। देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट एंड ड्यूटी ऑफ अ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टनर्स। एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर के साथ क्या राइट्स होगा, क्या ड्यूटी होगा अगर वे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर है तो। ठीक है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर ऑफ अ फर्म मे बी डिटरमाइंड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टनर।
जनरली जो राइट्स एंड ड्यूटीज है वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई रहती है। जब आप किसी भी पार्टनरशिप फर्म की डीड देखोगे, आपने मेरे साथ रेगुलर क्लास में डीड देखी होगी, तो उसमें लिखा था कि क्या राइट्स है क्या ड्यूटीज हैं, उसमें प्रॉपर डिस्क्लोजर था। तो यही कह रहा है कि जो भी एक पार्टनरशिप के राइट्स एंड ड्यूटीज हैं वो उनकी डीड के अंदर होते हैं, चाहे वो इम्प्लॉयड हो या एक्सप्रेस हो। मैं दोनों चीज बता चुका था, क्या इम्प्लॉयड क्या एक्सप्रेस, फर्स्ट यूनिट में। सच कॉन्ट्रैक्ट में बी वेराइड बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ये भी बता रहा हूँ, नहीं पहले बता भी चुका। क्योंकि अगर आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट कोई राइट्स एंड ड्यूटीज हैम्पर कर रहे हो, किसी पार्टनर के राइट एंड ड्यूटी में चेंज करोगे, उस केस में आपको क्या करना है, आपको बचे हुए सारे पार्टनर्स है, जितने भी पार्टनर, ऑल पार्टनर्स, सारे के सारे पार्टनर्स की सहमति लगेगी। और एक और चीज है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट टू रेस्टेन ऑफ ट्रेड भी एप्लीकेबल करवा सकते हो आप चाहो तो। एग्रीमेंट ऑफ रेस्टेन टू ट्रेड क्या कहता है, बेसिकली आप चाहो तो किसी पार्टनर को कह सकते हो कि नहीं नहीं आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हमारे बिजनेस में। जनरली आप जब पढ़ोगे आगे तो आप पढ़ोगे कि जैसे ही एक पार्टनरशिप में बनता है पार्टनर, ऑर्डिनरी पार्टनर, तो उस केस में उसकी राइट्स एंड ड्यूटीज एक्टिव हो जाती हैं। उन राइट्स में एक राइट्स वो भी है, उन राइट्स में एक राइट्स ये भी है कि क्या बोलते हैं अपना, उन राइट्स में एक राइट ये भी है कि पार्टनर्स के पास ये अधिकार आ जाता है कि वे चाहे तो, क्या बोलते हैं, चाहे तो वे बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टनर्स के पास ये अधिकार आ जाता है कि वे चाहे तो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और दूसरा पार्टनर नहीं रोक सकता। लेकिन उसमें यह भी लिखा है, अगर एग्रीमेंट में नहीं चाहे लिखा है तो, मतलब अगर एग्रीमेंट में आप कुछ बदलाव करना चाहें तो कर सकते हैं। मतलब एग्रीमेंट में आप चाहें कि मान लीजिए ये तो हमारा पार्टनर तो है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि ये बिजनेस में पार्टिसिपेट ना करे, तो आप ऐसे मना कर सकते हैं, एक को नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने एक के साथ एग्रीमेंट कर लिया और ये सहमत हो गया कि हाँ भाई मैं नहीं करूंगा पार्टिसिपेट, तो उस केस में वो नहीं कर पाएगा। अगला, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट एंड ड्यूटी ऑफ अ पार्टनर बाय कॉन्टैक्ट बिटवीन देम, यही चल रहा है सेक्शन। देखिए ये मेन हेडिंग है, ये सब हेडिंग, और ये इसके अंदर का कंटेंट, आगे का अगला कंटेंट। द पार्टनर इज अ रिलेशन इम्ब्रीडिंग डिपेंडिंग ऑन द कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स, not only for the existence but for the terms and of the agreement, or in all the things consent with the essential nature or purpose and agreement to be become partners in an agreement to be become partners in a first instant to a very terms at a time needs to be maintained। बेसिकली वही कह रहा है कि जब बिना एग्रीमेंट के कोई पार्टनरशिप नहीं हो सकती, तो एग्रीमेंट के बेस पर ही पूरी की पूरी पार्टनरशिप कहीं ना कहीं एक्टिव रहती है। सॉरी, चलिए देखते हैं अगला, सेक्शन नंबर 12। मेन हेडिंग भैया इस पर ध्यान रखते हैं कि मेन हेडिंग हमारी सेम चल रही है। अब हम बात करें सेक्शन नंबर 12 की। सेक्शन नंबर 12 क्या बोलता है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस के बारे में बात करता है सेक्शन में। मतलब यही कह रहा जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था, देखना, अगर सब्जेक्ट टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कॉन्टैक्ट कॉन्ट्ररी, यानी कि अगर कॉन्टैक्ट में कुछ लिखा है तो वो चीज मानी जाएगी, और अगर कॉन्टैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा तो फिर ये चीज होती है जो हम बताएंगे। अगर कॉन्टैक्ट में नहीं लिखा कुछ, तो वो, अगर कॉन्टैक्ट में जो चीज लिखी है वो चीज मान जाएगी, और अगर कॉन्टैक्ट साइलेंट है, इन चीजों के बारे में कोई चीज नहीं बता रहा, तो उस केस में हम ये मानेंगे क्या, हर एक पार्टनर के पास अधिकार होगा कि वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सके। इसे खत्म करने के लिए ये वाली चीज आती है, ये वाली देखना, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये वाली, ठीक। लेकिन बहरहाल हर पार्टनर के पास अधिकार है कि वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, अगर एग्रीमेंट में कुछ लिखा नहीं है तो। Every partner is bound to attend deliberately to his duties and conduct of the business। हर एक पार्टनर्स को काम ये है कि जो ड्यूटी दी गई है उन्हें डेलीजेंटली, मतलब अच्छे तरीके से प्रॉपरली फुलफिल करें। अगला है, any difference arising on the ordinary matters connection with the business may be decided by the majority of the partners, and every partner shall be have a right to exercise his opinion before this matter is discussed, but no change may be in nature of the business। वो क्या बोला, देखिए दो चीज होती है, पहला होता है ऑर्डिनरी मैटर्स, ऑर्डिनरी मैटर्स मतलब, और दूसरा होता है नेचर ऑफ बिजनेस। सबसे पहले आप नेचर ऑफ बिजनेस समझिए, तो आप ऑर्डिनरी मैटर अपने आप समझें। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब है, पहले हमारा बिजनेस मान लीजिए खिलौने बनाने का था, अब हम चाह रहे हैं कि हम खिलौने बनाना बंद करें और फर्नीचर बनाना स्टार्ट करें। ऐसे केस में जब हम अपना नेचर ऑफ बिजनेस बदलना चाह रहे हैं, तो उस केस में हमको सारे के सारे ऑल मेंबर्स की परमिशन लगती है। मतलब 4 मेंबर है तो 4 लगेंगे, 5 है तो 5 लगेंगे, 6 है तो 6 के 6 मेंबर्स की परमिशन लगेगी उस केस में, जब हम ना ऑर्डिनरी बिजनेस ही बदल रहे हैं, जब हमने नेचर ऑफ बिजनेस ही बदल रहा है। क्योंकि पहले खिलौना बनाना नेचर था, अब हम नेचर ऑफ बिजनेस फर्नीचर लाइन में जा रहे हैं, पूरी नेचर बदल रहे हैं, उस केस में हमारे सारे मेंबर्स की लगेगी। लेकिन अब मानिए दूसरा केस, मानिए हम खिलौने बनाते हैं, लेकिन हम प्लास्टिक के खिलौने बना रहे थे। अब हमने पता करा कि देखिए आजकल ना बच्चे बीमार हो जाते हैं क्योंकि प्लास्टिक के खिलौने भी मुंह में दे लेते हैं, फिर उनको बैक्टीरिया वगैरह हार्म करके इम्पैक्ट करते हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम इको फ्रेंडली चीजों की, ऐसी चीजों से खिलौने बनाए जो जो चाइल्ड को नुकसान ना पहुंचाए। इसके लिए भी बदलाव तो है, लेकिन ये हम अपने नेचर ऑफ बिजनेस के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे। हमारा नेचर ऑफ बिजनेस खिलौने बनाना, हम खिलौने ही बना रहे हैं।
उस केस में क्या हमें सारे मेंबर्स की जरूरत है? नहीं, उस केस में हमें मेजोरिटी से काम चल जाएगा। मेजोरिटी मतलब 4 मेंबर है तो 3 से चल जाएगा, 5 है तो भी 3 से कहीं ना कहीं चली जाता है, तो इस तरीके से चल जाएगा। 6 है तो 4 से चलेगा। इस तरीके से हमारा मेंबर से काम चलता है। अगला, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्यों ये राइट को देना पड़ा? क्योंकि अगर ये राइट नहीं देते तो पार्टनर एक दूसरे के साथ चीटिंग करते हैं और प्रॉफिट उनको नहीं प्रॉपरली बांटते। ये राइट आपको जब नहीं मिल पाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स का, ऑनगोइंग पार्टनरशिप फर्म के किसी पार्टनर्स का आपने राइट खरीदा है और आप राइट खरीद के पार्टनर बने हो, तो उस केस में आपको ये वाला राइट नहीं मिलता, ये बुक्स इंस्पेक्ट करने वाला। अगला, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हियर जो होगा उसके पास भी राइट होगा कि वो बुक्स अकाउंट एक्सेस कर सके। ये राइट तो देना पड़ा। वही बात है, अगर आप पार्टनर बन गया तो बच्चे हुए पार्टनर के मन में लालच आ सकता है और बच्चे हुए पार्टनर उसके साथ ठगी कर सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं। तो उस पार्टनर के साथ चीटिंग ना हो, इसलिए उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको भी अधिकार दे दिया गया कि आप भी बुक्स ऑफ अकाउंट देख सकते हो। अगला, कंडक्ट ऑफ ए बिजनेस के अंदर, देखिए मैं बता चुका, अभी आप पढ़ लेना, ये सब यही चीजें आपको बार बार बताएगा, तो ये सब इतना कॉमन था, मैं एक बार बता चुका सब चीजें। अब बात करते हैं अगले सेक्शन, सेक्शन नंबर 13 की। सेक्शन नंबर 13 क्या कहता है? म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटी की बात करता है ये भी, ठीक है ना। म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटी क्या होती है पार्टनर्स की, मतलब एक दूसरे के टुवर्ड्स क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज है। सेक्शन नंबर 30 उसकी बात करता है। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो चीज कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होगी वो मानी जाएगी, वरना आपको ये पार्टनरशिप एक्ट में कहीं मिलता ही रहेगा सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो वो माना जाएगा, वरना फिर हम ये बताएंगे जो है। ए पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्युनरेशन फॉर द टेक पार्ट ऑफ द बिजनेस कंडक्ट ऑफ बिजनेस। बेसिकली क्या कह रहा है, अगर एक पार्टनर है जो पार्टनर भी है और साथ में बिजनेस में एक्टिवली मैनेजमेंट भी कर रहा है, उस केस में उसे सैलरी नहीं दी जाएगी अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखी तो। लोगों ने कहा है किसी भी पार्टनर्स को उसके बिजनेस कंडक्ट करने के लिए कोई रेम्युनरेशन नहीं मिलता अगर भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा तो, और अगर कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट के अंदर डीड के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि पार्टनर को सैलरी दी जाएगी तो फिर पार्टनर को सैलरी दी जाएगी। बेसिक इतना। अगला है, द पार्टनर एंटाइटल्ड टू इक्वल शेयर। अगर मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म में कोई पीएसआर रेशियो नहीं दिया, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, तो रेशियो इक्वल रहेगा, ये तो आपको बेसिक पता है +2 से। अगला, व्हेन ए पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्सक्राइब बाय इंटरेस्ट शैल बी पेबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर आपकी डीड में ये नहीं लिखा कि लॉस के केस में भी कैपिटल दी जाएगी, तो सिर्फ प्रॉफिट के केस में, अगर मान लीजिए कि साल लॉस हुआ है उस साल आप कैपिटल नहीं दे सकते। उसके बाद, a partner making for a purpose of a business any payment or advance beyond the amount of a capital he is agreed to be subscribed, the interest is therefore 6% only। मान लीजिए पार्टनर से कहा था कि हम इतने कैपिटल लाएंगे, अब वो जो एडिशनल कैपिटल ला रहा है तो एडिशनल कैपिटल में से 6% का इंटरेस्ट ही मिलेगा एनुअली, अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा तो। एग्रीमेंट में कह रहा है कि नहीं हम 6 में 10 देंगे, तो फिर 10 दो। एग्रीमेंट को ओवरराइड कर दिया इन्होंने यहाँ इन प्रोविजन से। अगला, the firm shall indemnify a partner in respect of a payment made by liability incurred by him। मान लीजिए कोई पार्टनर है जो फर्म के बिहाफ में कोई लाइबिलिटी पे कर रहा है, उस केस में उस पार्टनर्स का अधिकार आ जाता है उसे इंडemnify मिल, उसे वो पेमेंट मिले। मान लीजिए एक प्रीमाइसिस थी, एक फैक्ट्री थी, मतलब एक पार्टनरशिप फर्म थी जिसका 4 पार्टनर मानी, ABCD 4 पार्टनर थे, और ये उसकी फैक्ट्री है, ये उसकी है फैक्ट्री। तो ये फैक्ट्री जो है ना, इस फैक्ट्री में करंटली ए ही है, क्योंकि BCD बिजनेस मीटिंग के लिए फॉरेन गए हैं और वे फॉरेन से 4 दिन में आएंगे। BCD बिजनेस मीटिंग के लिए फॉरेन गए हैं और वे फॉरेन से 4 दिन में आएंगे। करंटली अभी ए ही बिजनेस के प्रीमाइसिस के अंदर है, ठीक। अब यहाँ पे आए बिजली वाले, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाले आए, उन्होंने कहा कि हमको इलेक्ट्रिसिटी, जस्ट अ मिनट में भी आया। हाँ, तो मैं क्या कहता, देखिए समझिए कि देखिए फैक्ट्री थी जहां पर एक पार्टनरशिप फर्म के 4 पार्टनर है, ABCD फैक्ट्री है, फैक्ट्री में ए पार्टनर ही था, BCD बिजनेस मीटिंग के लिए फॉरेन गए थे। तो इस केस में क्या हुआ, बिजली के बिल वाले आए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले आए, उन्होंने कहा कि आपका 50,000 रुपए का 50,000 रुपीज का बिल हो चुका है, या तो आप मुझे बिल दीजिए या हम आपकी लाइन काट रहे हैं, या तो आप हमें बिल दीजिए वरना हम आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने वाले हैं। ऐसे केस में ए के पास कोई अधिकार नहीं था कि वो पेमेंट कर सके, कहीं भी ए के पास कोई अधिकार नहीं था कि वो पेमेंट कर सके। लेकिन अब ए अकेला है, BCD फॉरेन में, BCD फॉरेन से 4 दिन में आएंगे और वे कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले कि आपने हमें पेमेंट अभी नहीं करा तो हम आपकी इलेक्ट्रिसिटी लाइन काट देंगे।
4 दिन तक आपका कोई प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। बेस सीधी सी बात है, बिजली नहीं होगी तो प्रोडक्शन कहाँ से करोगे? तो 4 दिन में कितना लॉस होगा आप खुद सोच सकते हैं। ऐसे केस में ए के पास अधिकार आ जाता है, क्योंकि ये बिजनेस के लिए खर्चा है। क्योंकि पहली बात देखिए, ये खर्चा क्या उसका पर्सनल है? क्या वो अपने घर की बिजली का बिल देगा? नहीं, वो पार्टनरशिप फर्म के बिजली का बिल दे रहा है ना, तो बिजनेस का खर्चा है। खर्चा किस चीज का है? बिजनेस का है। दूसरी बात, इमरजेंसी के केस में यहाँ देखिए बिजनेस का खर्चा भी है और इमरजेंसी भी। इमरजेंसी क्यों है? क्योंकि बचे हुए पार्टनर को आने में टाइम है, अगर वे नहीं आए तो बिजनेस को हो जाएगा, वे जब तक आएंगे जब तक बिजनेस को काफी लॉस हो जाएगा और इससे बिजनेस सफर ना करे, इसलिए ए पेमेंट कर देता है। मान लीजिए ए ने 50,000 रुपए पे कर दिए, ए ने कर दिए 50,000 रुपीज पे पे कर दिए। अब बताइए, क्या ए के पास अधिकार होना चाहिए कि वो अपने 50,000 रुपए रिकवर करे? आप खुद सोच के बताना। ए बेचारा एक पार्टनर फैक्ट्री में था, बी सी डी गए फौरन, 4 दिन के अंदर वे लौट के आएंगे। उसी टाइम जब ये फैक्ट्री में था, उसी टाइम आगे इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले, उन्होंने कहा कि देखिए 50,000 का आपका बिल हो चुका, आप या तो बिल पे करिए, हम अभी के अभी तुरंत लाइन काटेंगे, तुरंत आपकी सप्लाई रोक देंगे। 4 दिन तक अगर प्रोडक्शन बंद रहा तो आपको सबको पता है कि लॉस होगा अच्छा अमाउंट का। इस केस में इन्हें समझा कि यार देखिए इमरजेंसी है और बिजनेस का खर्चा भी है, तो अब करना तो पड़ेगा ही। इन्हें अपनी तरफ से दे दिए पैसे। तो क्या ये के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने 50,000 रुपए फर्म से रिकवर कर सके या नहीं? होना चाहिए ना? हाँ, तो लो ने उसे अधिकार दिया है। आइए देखिए, देखिए कब किसी खर्चे को फर्म से रिकवर कर सकता है कोई भी पार्टनर? कब? पहली पॉइंट है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, मतलब बिजनेस का खर्चा हो, पर्सनल खर्चा ना हो। साथ में, क्योंकि एंड लगा हुआ है, एडिशनली इमरजेंसी के केस में होना चाहिए। ऐसे इस तरीके से होना चाहिए कि अगर वो खर्चा नहीं होता तो फर्म को लॉस होता, जैसे हमारे एग्जाम्पल में हुआ है। अगर वो बिजली का बिल पे नहीं करेंगे तो फर्म को 4 दिन की प्रोडक्शन का लॉस होगा और बहुत बड़े अमाउंट का हो जाएगा। ठीक है ना? ये पार्टनर शैल इंडेमनिफाई फॉर अ फर्म फॉर एनी लॉस कॉज्ड बाय इट बाय हिज विलिंगली नेग्लिजेंट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। मानिए कोई पार्टनर था, उसने कोई चीज इग्नोर करी, आउटसाइडर की कोई चीज इग्नोर करी या कोई ऐसी चीज इग्नोर करी जिसे इग्नोर करने से उसको पेनल्टी फेस करनी पड़ी। मानिए पार्टनरशिप फर्म का जब टर्नओवर एक लिमिट को क्रॉस करता है तो उसे इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। ये पैसे का लेन देन की जिम्मेदारी ये के पास थी। ये कोई कहा था कि भाई देखो तुम्हें सब चीज देखनी है। अब वो टर्नओवर की लिमिट हो चुकी थी क्रॉस, फिर भी ये पे नहीं कर रहा इनकम टैक्स। अब आपको पता होगा अगर इनकम टैक्स पे नहीं करते तो एक लीगल कंसिक्वेंस हमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों से भुगतने पड़ेंगे। लीगल कंसिक्वेंस भी भुगतने पड़ेंगे, प्लस जो प्रीवियस ईयर की इनकम होगी वे भी कहीं ना कहीं इनकम टैक्स वाले चाहे तो टैक्सेबल कर देंगे। जो प्रीवियस ईयर की अनडिस्क्लोज इनकम होती है उन पर टैक्सेबल आती है और टैक्सेबिलिटी ओवरऑल मिलाकर 78% तक पहुंच जाती है, बल्कि ज्यादा ही पहुंच सकती है। नहीं ज्यादा भी नहीं तो आप मानिए 78% तक तो आपकी पहुंच ही जाती है ओवरऑल, सरचार्ज एस वैस सब लगा के 78% तक तो आपकी टैक्सेबिलिटी आ ही जाएगी। तो आज तो तुमको देना पड़ेगा 25 भी, मान लीजिए 10-20%, 15-20%, और आप आगे दोगे 78%, तो ये जो कितना नुकसान जाएगा। तो ये एक ही गलती थी ना कि भाई उसको पार्टनर था, उसको ये जिम्मेदारी दी थी कि पैसे का लेन देन आप देखना, और टैक्सेशन का जब इम्पैक्ट आया तो टैक्सेशन का इम्पैक्ट का भी लेन देन उसी को देखना था। जब टैक्सेशन का इम्पैक्ट उसी को देखना था और उसने देखा नहीं, अब टैक्सेशन का इम्पैक्ट अगर वो नहीं देखेगा तो और कौन देखेगा? तो इसलिए जो एक्सेस अमाउंट है, मान लीजिए इंटरेस्ट रेट था, जनरली अगर टैक्स पे करता था 15% का पे करता, और उसके नेग्लिजेंस की वजह से हमें 78% का पे करना पड़ा। जनरली अगर हम इनकम टैक्स पे करते तो 15% का पे कर देते। बंदे की नेग्लिजेंस की वजह से हमें कितना एक्स्ट्रा पे करना? 3 और 63, है ना? हाँ, 63% एक्स्ट्रा पे करना। तो ये जो 63% एक्स्ट्रा टैक्स गया है, इस टैक्स का अमाउंट फर्म किससे रिकवर करने का अधिकार रखती है? फर्म को अधिकार है कि वो ऐसे रिकवर कर सकती है। वही कह रहा है कि अगर मान लीजिए किसी पार्टनर की नेग्लिजेंस की वजह से अगर कोई एक्ट हुआ है जिसकी वजह से फर्म को लॉस हुआ है, तो फर्म के पास अधिकार है कि वो अपने लॉस का अमाउंट रिकवर कर सके। सेक्शन नंबर 14 इज पार्टनर्स प्रॉपर्टी। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीज नहीं लिखी है तो, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म जो है उसमें पार्टनर्स और कंपनी, पार्टनर्स और उसके फर्म एक है, जबकि कंपनीज में मेंबर्स और कंपनी अलग अलग होते थे। मेंबर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी बट नॉट कंपनी इज एसेट, बट पार्टनर्स आर द ओनर ऑफ पार्टनरशिप एज वेल एज इट्स एसेट। क्यों? क्योंकि लोगों ने पार्टनरशिप को एक अलग सा पर्सन नहीं माना, इसलिए वे सब कॉमन ज्वाइंट ओनर होते हैं पार्टनरशिप फर्म के, और उनके पास अधिकार होता है सारी एसेट पे, ऑल राइट्स होते हैं कॉमन स्टॉक के सारी प्रॉपर्टी पे। ठीक है ना? गुडविल वगैरह भी सब उसको अधिकार होता है। जब पार्टनर आएगा तो गुडविल लाएगा, तो जब पार्टनर जाएगा उसको उसके हिस्से की गुडविल भी दी जाएगी।
गुडविल की बात आई तो गुडविल पे इन्होंने एक चीज कही है कि गुडविल पढ़ना जितना आसान है उसे डिस्क्लोज करना उतना ही मुश्किल है, मतलब उसे डिफाइन करना उतना ही मुश्किल है। फिर भी एक कच्ची पक्की डेफिनेशन दी है क्या, ये वैल्यू है रेपुटेशन की, किसी भी फर्म की इज्जत की वैल्यू है, किसी भी फर्म की रेपुटेशन की वैल्यू है, जिस रेपुटेशन की वजह से वो जो इंडस्ट्री में बाकी जो उसके कंपटीटर हैं उससे एक्सेस प्रॉफिट कमा पा रही है। मतलब जो इंडस्ट्री का प्रॉफिट का परसेंटेज है उससे एक्स्ट्रा परसेंटेज जितना प्रॉफिट कमा पा रही है वो उसकी रेपुटेशन की वजह से कमा पा रही है, और उसी रेपुटेशन की वैल्यू कहेगी है गुडविल। उसके बाद अगला नेक्स्ट, पार्टनर्स ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनर। अगर मानिए कोई पार्टनर है जो अपनी पर्सनल प्रॉफिट बिजनेस के अंदर ला रहा है और वो उसके खुद के पर्सनल नाम पे है, वो पार्टनरशिप फर्म को नहीं दे रहा, उस केस में क्योंकि उसने पार्टनरशिप फर्म को दी भी नहीं, वो उसकी पर्सनल प्रॉफिट है, तो उस पर बचे पार्टनर्स का अधिकार भी नहीं रहेगा, उसका पर्सनल अधिकार ही रहेगा। सेक्शन नंबर 15 एप्लीकेशन ऑफ अ पार्टनर्स प्रॉपर्टी टू द फर्म। सेक्शन नंबर 50 प्रोवाइड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ अ फर्म शैल बी held and used for exclusively for the purpose of the business. In the partnership, there is a community of interest which all the partners takes in the property of the firm. But that does not mean that during a substance of the partnership, a partner's particular partner has any property interest in the asset of the firm. Every partner of a firm has a right to get his share of the profit till the firm substand, and has also right to seek a profit of asset of a partnership firm applied to use for the purpose of business. Basically, जब तक पार्टनरशिप ऑनगोइंग है, कोई पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी को अपना अधिकार पूरा नहीं जता सकता, वो सिर्फ उस हिस्से के लिए कर सकता है जितने का उसका मतलब हिस्सेदारी है, उसके लिए प्रॉफिट का अधिकार है। जब तक एसेट यूज है बिजनेस में तब तक प्रॉफिट का अधिकारी। जब पार्टनर चला जाएगा या फर्म बंद हो जाएगी, या तो फिर जब पार्टनर चला जाएगा या फर्म बंद हो जाएगी, उस केस में वो अपने हिस्से की एसेट का अधिकारी। जब तक कोई एसेट पार्टनर की पार्टनरशिप फर्म के अंदर है, या कि कहें जब तक पार्टनरशिप की एसेट पार्टनरशिप फर्म के अंदर चल रही है, ऑनगोइंग एसेट ऑनगोइंग फर्म के अंदर चल रही है, तब तक उनका अधिकार प्रॉफिट पे है, ना कि एसेट पे। लेकिन जैसे ही वो पार्टनर जा रहा है तो, या फिर वो फर्म बंद हो रही है, उस केस में वो अपने हिस्से की एसेट भी लेकर जाएगा। सेक्शन नंबर 16 पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर। अगर कोई पार्टनर पर्सनल प्रॉफिट सीक्रेट प्रॉफिट अर्न कर लेता है तो उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फर्म को जाके वो प्रॉफिट का अकाउंटेबल बने, उस वो फर्म को जाकर वो पेबिल बताए कि हाँ हमने इतना पर्सनल प्रॉफिट कमा लिया और हम इस पर्सनल प्रॉफिट को आपको देना चाह रहे हैं। अगर नहीं देगा तो फिर उसे एक्सपार्ट करा जा सकता है, उसे धक्के मार के निकाला जा सकता है। इफ अ पार्टनर ड्राइवन एनी प्रॉफिट ऑफ फॉर हिमसेल्फ फॉर एनी ट्रांजेक्शन ऑफ अ फर्म और यूज ऑफ फर्म प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस कनेक्शन ऑफ फर्म और द फर्म नेम, अगर वो फर्म की प्रॉपर्टी फर्म का नाम या फर्म की ट्रांजेक्शन का यूज करके कोई पर्सनल प्रॉफिट कमा लेता है तो उसकी जवाबदेही है कि वो पर्सनल प्रॉफिट फर्म को पे करे। अकाउंट मतलब अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। If a partner carry on a business of the same nature and as compelling with the debt of the firm, he shall be liable for the account। देखिए मान लीजिए अगर एक पार्टनर था, एबीसी तीन पार्टनर थे, एबीसी तीन पार्टनर है, उन तीन पार्टनर्स ने में से ए जो बंदा है वो इस पार्टनरशिप फर्म का ही पार्टनर है, दूसरी पार्टनरशिप फर्म भी उसने बना ली, अपनी खुद की दूसरी बिजनेस बना ली जिसका बिजनेस सेम नेचर का है, अपनी पर्सनल एक फर्म बना रहा है और अपनी पर्सनल फर्म से उस बिजनेस के नाम पे ट्रांजेक्शन कर करके वो पर्सनल प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो अगर कोई करंट पार्टनर या जो पार्टनर रिटायर हो चुका है, जिसे हमने क्या बोलते अपना अथॉरिटी नहीं दी कि वो हमारी फर्म का नाम यूज करके या हमारी फर्म के कस्टमर की गुडविल यूज करके या हमारे फर्म के कस्टमर की यूज करके वो सोलिसिट कर सकता है, तो उस केस में वो सोलिसिट नहीं कर पाएगा। बेसिकली इतनी सी चीज है। एग्जाम्पल पढ़ लेना आप इसका। सेक्शन नंबर यही सब दो एग्जाम्पल आप पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है। सेक्शन नंबर 17 राइट एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर आफ्टर अ चेंज इन द फर्म। फर्म में चेंज कब होता है? फर्म में चेंज देखिए कब होगा, जब कोई आदमी कोई पार्टनर आएगा, कोई पार्टनर जाएगा, कोई पार्टनर की डेथ होगी, या फिर भी अपना फर्म बिजनेस का नेचर बदल रहे हैं। चार चीजें, पार्टनर्स के एडमिशन, पार्टनर्स का रिटायरमेंट, पार्टनर्स की डेथ और बिजनेस का नेचर का चेंज होना। अगर ये चार चीज होंगी तो उस केस में इन्हें चार चीज को माना जाएगा फर्म का चेंज, यानी कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। एनी चेंज मेकर प्लेस ऑफ कंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म इट मेकर इन वन और ऑफ द फोर वे। ये चार वे है, अगर चार में से कोई एक भी वे हुआ उस केस में ये चीज एक्टिव हो जाएगी। क्या चार वे हैं? वेयर अ न्यू पार्टनर और अ पार्टनर कमिंग, जब एडमिशन होगा, जब गोद पार्टनर जाएगा, चाहे डेथ जाए या रिटायरमेंट हो, चाहे तो स्वयं के लोग जाए चाहे तो घर जाए, लेकिन जब जाएगा तब। उसके बाद तीसरा है, अगर ये मान लीजिए अगर भी अपना ओरिजिनल पार्टनर जो बिजनेस था उसे बदल रहे हैं, मान लीजिए खिलौने बनाने का था लेकिन अब खिलौने से फर्नीचर पे शिफ्ट हो रहा है तो रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और एक लास्ट चीज थी फिक्स पीरियड, मान लीजिए 5 साल के लिए बनी थी, 5 साल पूरे हो चुके हैं तो अब तो आपको बंद करनी पड़ेगी। तो पार्टनरशिप फर्म का क्लोजर बेसिकली चार रीजन से होता है: एडमिशन,
या फिर रिटायरमेंट या दैट, दोनों एक ही में आ गए, गो आउट में। तीसरा आ गया कि जब भी कोई पार्टनर क्या बोलते हैं अपना, जब भी कोई पार्टनर अपना ओरिजिनल जो उसका बिजनेस का नेचर था उसे नेचर को बदलता है। एंड लास्ट है अगर फिक्स पीरियड के लिए था, जैसे फिक्स पीरियड पूरा होगा उस केस में वो पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी। सेक्शन नंबर 17, तो उस ऐसे केस में जब ये चार चीज होंगी ऊपर वाली, उस केस में पार्टनर्स की क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी। पार्टनर्स की सेम राइट होंगे जैसे पहले थे, मान लीजिए जैसे ओल्ड फर्म में थे वैसे ही न्यू फर्म में होंगे, लेकिन ये सब कब होंगे जब कुछ एग्रीमेंट में नहीं लिखा। बाकी अगर एग्रीमेंट में चेंज कर दिया तो फिर चेंज है, लेकिन अगर एग्रीमेंट सेम है उसमें कोई चेंज नहीं करता, जैसे ओल्ड फर्म में राइट थे न्यू फर्म में भी सेम राइट्स होंगे। अगर मान लीजिए ये पहला केस है जब जब पार्टनरशिप फर्म चेंज कर रहा है। दूसरा, मान लीजिए टेन्योर हमारा एक्सपायर हो चुका, मान लीजिए हमारी फर्म तो पुरानी है लेकिन 5 साल हो चुके हैं, हम चाह रहे हैं कि और 5 साल करें, तो आने वाले 5 साल के केस में भी राइट्स एंड ड्यूटीज पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे भी सेम ही रहेंगे। ठीक, अगला, वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग, अगर मान लीजिए हमारी कोई बिजनेस थी और हम कुछ एडिशनल बिजनेस अंडरटेकिंग ले रहे हैं पार्टनरशिप फर्म के नेम पे ही, तो उस एडिशनल अंडरटेकिंग में ही सेम राइट्स एंड ड्यूटीज रहेंगे पार्टनर्स के। सेक्शन नंबर 18, ए पार्टनर्स टू बी एजेंट ऑफ द फर्म, क्योंकि पार्टनर जो है वो फर्म का एजेंट है। सेक्शन यू मस्ट बी रिकॉल्ड दैट पार्टनरशिप फर्म इज द सेक्शन नंबर 4 के हिसाब में बताया गया था कि पार्टनर जो है वो एजेंट है फर्म का। सेक्शन नंबर 4 ने हमें ये बताया था कि जो पार्टनर है वो एजेंट है फर्म का, मतलब उसके एक्ट के लिए फर्म लायबल होती है। Section number 8 clarifies it. This is a position by providing the subject to the provision of this act. A partner is the agent of a firm for the purpose of business of a firm. The partners indeed virtually emphasizes the characteristic of both principal as well agent. ये मैं बता चुका. So as far as he got himself and his own interest in the common concern of a partnership, he may be properly be deemed to be a principal, and so far as he act for the partners, he will be deemed to be agent. ये सब बता चुके, कोई दिक्कत नहीं है. The principal distinguishes between the him and the mere agent is. अच्छा, एक पार्टनर और एक एजेंट में क्या फर्क है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक पार्टनर और एक एजेंट में क्या फर्क है। एजेंट के पास कोई अधिकार नहीं होता प्रिंसिपल की, यानी कि प्रिंसिपल की एसेट में एजेंट का कोई हिस्सेदारी नहीं होती, लेकिन पार्टनरशिप में पार्टनर्स की एसेट, पार्टनर्स के पास अधिकार होता है फर्म की एसेट में। ये देख लेना, ही कमिट इंटरेस्ट विद अदर पार्टनर इन द होल प्रॉपर्टी एंड द बिजनेस एंड लायबिलिटीज, वेयरएज एजेंट हैज नो इंटरेस्ट। पार्टनर्स में पार्टनरशिप में पार्टनर का इंटरेस्ट फर्म की प्रॉपर्टी में भी होता है, लेकिन एजेंसी के केस में एजेंट का इंटरेस्ट प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी में नहीं होता। अब देखिए दूसरा वो हो गया, पॉइंट हो गया चेंज। राइट ऑफ ए पार्टनर टू बिड थर्ड पार्टी, एक पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ क्या राइट्स है। द रूल दैट अ पार्टनर इज एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर द फर्म कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल द ट्रांजैक्शन एंड द डीलिंग्स विद द पार्टनर देमसेल्फ। इट्स एप्लीकेबल ओनली एक्ट डन बाय द पार्टनरशिप फॉर अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या ये जो रूल था एजेंसी वाला, यानी कि जो म्यूचुअल एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है, वो सारी ट्रांजैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, वो सिर्फ उन ट्रांजैक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा जो पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हुई थी। यानी कि ABC 3 पार्टनर थे, इन्हें कोई फ्रॉड करा आउटसाइडर के साथ जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं था, उसके लिए क्या BSC के पास जा सकता है आउटसाइडर, या BSC लायबल रहेंगे? नहीं, उस केस में BSC लायबल नहीं रहेंगे, यानी कि उस केस में फर्म लायबल नहीं रहेगी। पार्टनर्स के नॉन बिजनेस एक्ट के लिए फर्म लायबल नहीं रहती बेसिकली। सेक्शन नंबर 19 क्या कह रहा है, इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर एज एन एजेंट फॉर द फर्म। द एक्ट ऑफ अ पार्टनर इज होली टू बी कैरिड ऑन यूजुअल वे द बिजनेस इज अ काइंड कैरिड ऑन बाय द फर्म। जो भी पार्टनर बिजनेस के लिए एक्ट करता है उसके लिए पार्टनरशिप फर्म ही लायबल होती है। एक पार्टनर जो भी बिजनेस के लिए कोई भी एक्ट कैरी करता है उसके लिए पार्टनरशिप फर्म लायबल होती है। ये उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी है, चाहे आपने उसे अधिकार न दिया हो, लेकिन उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी है, वो फर्म को बाइंड कर देता है। इन दी एब्सेंस ऑफ एनी कस्टम और ट्रेड, कस्टम और ट्रेड मतलब अगर कोई चीज जब से पार्टनरशिप फर्म बनी है तब से वही चीज चली आ रही है तो उसी चीज को मान लो, लेकिन अगर ये कस्टम या ट्रेड नहीं है, यानी कि ये चीजें पार्टनरशिप फर्म में जब से पार्टनरशिप फर्म का क्या बोलते हैं अपना इनकॉर्पोरेशन नहीं बोल सकते, सॉरी, फॉर्मेशन हुआ है, तब से यही चीज, अगर वो चीज नहीं चल रही तो फिर ये चीज मानी जाएंगी, क्या जो हम बता रहे हैं। क्या सबमिट अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग अ बिजनेस और अ फर्म इन आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेशन क्या होता है, बेसिकली कोर्ट को ना मान के हम किसी बंदे को बैठा देते हैं कि आप अगर हमारे कोई केस होंगे तो आप हमारे सेटल कराओगे, हम आप पे इतना भरोसा करते हैं, और वो पॉपुलर बंदे होते हैं, उन पर आउटसाइडर भी भरोसा कर पाते हैं। ठीक, तो अगर मान लीजिए कोई एग्रीमेंट नहीं होता तो उस केस में किसी भी पार्टनर्स के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो केस को आर्बिट्रेशन में ले जा सके। ठीक, अपने खुद के नाम पे बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकता, उसे फर्म के नाम पे ही ओपन करना पड़ेगा। अब एक बार बताइए, मान लीजिए कोई पार्टनर था, ये
एबीसी पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर थे, ये पार्टनर था, जब से पार्टनरशिप बनी है ये अपने ही खाते से सारे ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो क्या आगे भी कर सकता है? तो कर सकता है, वो कस्टम हो गया। कंप्राइजेज ऑफ रिलीकेशन यानी क्लेम, और कंप्रोमाइज नहीं कर सकते किसी भी क्लेम के साथ। उसके बाद विड्रॉ नहीं कर सकते कोई भी इशू जो फर्म ने करी है, फर्म के नाम पे हुई है। एडमिट यानी लाइबिलिटी, फर्म के नाम पे आप कोई भी लाइबिलिटी खुद से एडमिट नहीं कर सकते। इमूवेबल प्रॉपर्टी फर्म के बिहाफ में आप एक्वायर नहीं कर सकते। उसके बाद ट्रांसफर नहीं कर सकते आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी फर्म के बिहाफ में। उसके बाद एंटर इनटू अ पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, आप किसी फर्म के बिहाफ में पार्टनरशिप फर्म में एंटर भी नहीं कर सकते। अगला है नेक्स्ट, मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बी बाइंड अप फर्म, सेक्शन नंबर 22, कि अगर आपको फर्म को बाइंड करना है तो आपको एक्ट किस तरीके से करना है, वो सेक्शन नंबर 22 हमको बता रहा है। क्या देखिए, bind a firm an act or an instrument done for the exercising by a partner or the other partner on the behalf of the firm shall be done on the exercise in the firm name। तो आपको जो भी काम है, अगर आपको फर्म को बाइंड करना है तो आपको फर्म के नाम पे करना पड़ेगा, मतलब आपको फर्म के नहीं करना पड़ेगा, आपके पर्सनल नाम से जो करोगे चीजें वो चीज फर्म को बाइंड नहीं कर पाएगी। अगला है मोड ऑफ डूइंग एक्ट, ये देखिए बेस सेम चल रहा है, ये सब एग्जांपल आप देख लेना, कोई नहीं। इफ अ पार्टनर बी ए जनरल कमर्शियल नेचर, he may pledge or sell the partner's property, he may buy goods on the account of partnership, he may borrow money for the debt। अगर कुछ नहीं लिखा तो हर एक पार्टनर्स के बाद ये चीज आ जाती है कि ये वे ये काम कर सकते हैं। ठीक, तो सब बेसिक चीज थी। अब बात करते हैं अगला सेक्शन नंबर 20, एक्सटेंशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप इम्प्लाइड अथॉरिटी। पार्टनरशिप की इम्प्लाइड अथॉरिटी में कुछ एडिशन या डिलीशन के बारे में सेक्शन नंबर 20 में बात करें। The implied authority of partner may be extended or restrained by a contract between the partner। अगर पार्टनर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट के साथ पार्टनर्स की अथॉरिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। बेसिकली ये कहा गया है कि पार्टनर अपने नाम पे अकाउंट नहीं रख सकता, लेकिन अगर पार्टनर्स चाहे तो एक एग्रीमेंट के थ्रू कह सकते हैं कि हाँ ये अपने नाम पे चीजें कर पाए। इस तरीके से आप मान के चलिए। ठीक, थर्ड पार्टी को उसकी नॉलेज है, और थर्ड पार्टी उसके नॉलेज होने के बाद भी अगर and the third party does not know he is dealing in with the देखिए समझिए क्या बोल रहा है। the third party knows about the restriction and the third party does not knows that he is dealing with the partners in the firm। तो बेसिकली वही कह रहा है थर्ड पार्टी को नॉलेज वगैरह आप देख लेना है कि नहीं इस चीज की। अगला है extraction and implied वो चला, it may be noted that the above mentioned expulsion or extension or restriction is only possible with the consent of all partners। सॉरी, कि अगर आप कुछ भी प्लस माइनस करने जा रहे हो तो आपको प्लस माइनस करने से पहले सारे के सारे पार्टनर की कंसेंट लेनी पड़ेगी। ये मैं बता चुका, इमरजेंसी के केस में सेक्शन नंबर 21 के केस में से जो ठीक लगे वो करे, बस उसको बिजनेस के लिए करना चाहिए। अगला एडमिशन का इफेक्ट, जब भी कोई पार्टनर आता है उसका इफेक्ट क्या है बेसिकली आप समझ लीजिए। जब भी कोई पार्टनर आएगा तो वो एजेंट बन वो उसके एडमिशन के बाद वो बाइंड हो जाएगा सारी ट्रांजेक्शन के लिए जो उसके बाद की ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है ना। लेकिन वो चाहे तो अपने से अपने एडमिशन से पिछली किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए बाइंड हो सकता है। खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहे तो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार सकता है। ठीक, तो ये था एडमिशन का इफेक्ट कि एडमिशन की डेट के बाद सारे ट्रांजेक्शन के लिए आप लाइबल रहोगे, लेकिन अगर आप चाहो तो किसी प्राइवेट ट्रांजेक्शन के लिए भी लाइबल हो सकते हो, आप चाहो तो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार सकते हो। बेसिकली इतना सा है। अगर एक है देखो इफेक्ट ऑफ नोटिंग टू अ पार्टनर्स, a notice to a partner who is habitually act in the business or mutually relating to affairs of the firms operating as a notice of the firm except in the case of the fraud on the firm committed by or with the consent of the partners। thus the notice of one equivalent notice to the मान लीजिए देखिए पार्टनरशिप फर्म, इसमें आपने एक पार्टनर को कोई नोटिस दिया तो आपने तो एक पार्टनर को सर्व कर दिया। अब चाहे उसके अथॉरिटी में हो वो चीज या ना हो, मान लीजिए आपने कोई नोटिस दिया इनकम टैक्स वाला, आपने दिया एक पार्टनर को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नोटिस दे दिया एक पार्टनर को, चाहे उसके उसके अधिकार में हो ना हो कि वो पेमेंट करे ना करे, लेकिन आपने एक पार्टनर को दे दिया तो आप ये मान लोगे अब कि आपने पूरी की पूरी फर्म को नोटिस सर्व कर दिया। एक सिंगल पार्टनर को नोटिस सर्व करना इक्वल्स टू हो जाता है, बराबर हो जाता है पूरी की पूरी फर्म को नोटिस सर्व करने के बराबर। A partner who is actively participate in the management of the business of a firm what to his, लेकिन आप ये नोटिस किसी को भी दे दोगे नहीं, एक्टिव पार्टनर को देना, स्लीपिंग को मत देना। certain goods while he is not into a perfect particular defect in the good, his knowledge as in regard to defect ordinary would be construct। समझिए दोबारा से पढ़ते हैं देखिए,
अ पार्टनर हु एक्टिवली पार्टिसिपेट, यानी कि एक्टिव पार्टनर था, उसने कुछ गुड खरीद दी, उसको पता था गुड में डिफेक्ट है, लेकिन उसने फिर भी खरीद दी। देख रहे हो इसके हरामी पना, इस एक पार्टनर है जो पार्टनर एक्टिव है, उसको पता है गुड में डिफेक्ट है, लेकिन वो फिर भी खरीद के ला रहा है। लेकिन बेचारे थे अदर पार्टनर भोले, उनको नहीं पता। लेकिन अगर एक को जानकारी है तो उस केस में ये मान लिया जाएगा कि बाकी पार्टनर को जानकारी थी। लेकिन लेकिन क्योंकि ये फ्रॉड का केस है, तो इस केस में ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि एक पार्टनर को जानकारी थी, बच्चे हुए पार्टनर को जानकारी नहीं थी, और फ्रॉड का केस है। उस केस में बच्चे हुए पार्टनर की लायबिलिटी एक्टिव नहीं हो पाएगी। उस केस में किसकी लायबिलिटी एक्टिव होगी? जो पार्टनर लाया था खरीद के, उसकी लायबिलिटी कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाती है। बेसिकली इतना है। लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट ऑफ द फर्म, कि फर्म के किसी एक्ट के लिए पार्टनर्स की लायबिलिटी कब आती है। द पार्टनर आर द जॉइंट एंड सेवरल रिस्पांसिबल फॉर द थर्ड पर्सन फॉर ऑल एक्ट ऑफ एंड स्कोप एक्सप्रेशन ऑफ द अथॉरिटी। दिस इज बिकॉज द ऑल एक्ट ऑफ डन विद इन द स्कोप ऑफ द एक्ट अथॉरिटी आर डन टुवर्ड्स द बिजनेस ऑफ द फर्म। ठीक, तो इतना तो पता चल गया कि देखिए सब एक जॉइंटली सेवरली लायबल हैं, और जो भी बिजनेस के एक्ट होते हैं इसलिए वे लायबल हो जाते हैं। जितने भी बिजनेस के एक्ट होते हैं उनके लिए भी लायबल होते हैं। एक्ट ऑफ द फर्म का बता रहा है ये कि एक्ट ऑफ द फर्म का बेसिकली मतलब है कि जितना भी फर्म के लिए है उसमें कुछ अपना पर्सनल चीजें नहीं ला सकते आप। तो जो भी फर्म के लिए एक्ट है, जो फर्म ने एक्ट करा है, फर्म का एक्ट करने का मतलब क्या होता है कि फर्म मतलब क्या है, बेसिकली आप ये समझिए, कर फर्म मतलब है सारे के सारे पार्टनर। फर्म कुछ भी नहीं है, फर्म मीन्स है ये सारे के सारे पार्टनर। तो एक पार्टनर अगर बचे हुए पार्टनर्स का एजेंट है तो बचे हुए पार्टनर्स के लिए लाइबल है, खुद का पार्टनर खुद का वो है तो खुद के लिए भी लाइबल है। तो ये हम ये नहीं कह सकते क्या कि ये पूरी की पूरी फर्म के लिए एक्ट के लिए लाइबल है। तो वही तो बोल रहा है वो कि भाई एक पार्टनर फर्म के एक्ट के लिए लाइबल होता है। इजी है यार। Certain person are found to be has been a partner in a firm when he is acting constituting an infringement मतलब breach of law of a trademark by a firm took place. It was held that they are liable for the damages arising out of the allegation inflictions being immaterial for the damages arising after the resolution of the firm. Basically क्या है, अगर मान लीजिए फर्म डिसॉल्व हो गई और फर्म डिसोल्यूशन के बाद भी कोई पार्टनर सेम फर्म के नाम से कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहा है, करता जा रहा है, उस केस में फर्म लाइबल नहीं होती। उस केस में फर्म लाइबल नहीं होगी, उस केस में पर्सन लाइबल होगा। उस पर्सन ने फर्म की जो इन्फ्लिकेशन, उसकी जो गुडविल है, उसका ट्रेडमार्क है, उसका मिसयूज करा है, तो वो फर्म के लिए भी लाइबल होगा और साइडर के लिए भी लाइबल होगा। अब नेक्स्ट सेक्शन, द लायबिलिटी ऑफ ए फर्म फॉल रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द पार्टनर। पहले हमने करा क्या पढ़ा कि पार्टनर की फर्म के एक्ट की फर्म के एक्ट के लिए पार्टनर लाइबल। अब हम पढ़ा है कि पार्टनर्स के एक्ट के लिए फर्म लाइबल होगी। द फर्म इज लाइबल फॉर द सेम एक्सटेंट ऑफ द पार्टनर्स फॉर द लॉस ऑफ एन और इंजरी कॉस्ट बाय टू थर्ड पार्टी बाय द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ पार्टनर। ये बता चुका कि पार्टनरशिप में फर्म सारे के सारे पार्टनर्स के लिए एक्ट के लिए लाइबल होगी, और सारे के सारे पार्टनर्स भी फर्म के एक्ट के लाइबल होंगे, क्योंकि यही म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट कहता है। फर्म जब लाइबल होगी जब जो ट्रांजेक्शन है वो फर्म के लिए करी गई हो और वो ट्रांजेक्शन ऑथराइज पर्सन ने करी हो। फर्म के लिए करी गई हो, ऑथराइज पर्सन ने करी गई हो, तो फर्म लाइबल है। पार्टनर्स कब लाइबल होते हैं फर्म के लिए? जब कोई पार्टनर गलत करता है दूसरा। तो ये भी चीज बेसिकली आप कर लें। तो ये सब भैया मिसकंडक्ट ऑफ द पार्टनर की, मान ली कोई मिसकंडक्ट वगैरह कराए पार्टनर से, तो उस केस में भी वही है, सब सेम चीज बोल रहा है। The case of where a partners act for the within his authority due to his authority as a partner he is receive money or properly belongs to the third party and misapplied। देखिए समझिए, माने एक के पास अधिकार था कि वो आउटसाइडर से मनी ले सकता है, आउटसाइडर को और पैसे का लेन देन नहीं करता था। ये इस फर्म का फाइनेंस मिनिस्टर था, वही पैसे का लेन देन करता था। इन्हें कोई पैसा फर्म से ले किसी आउटसाइडर से ले लिया, पेमेंट ले रिसीव कर लिया, अब वो फर्म में नहीं ले गया, बाहर से बाहर ही, मतलब फर्म के गेट से बाहर ही वो पैसा अपने पर्सनल यूज में लगा दिया, गिफ्ट विफ्ट दे दिया एक्स बैक्स को, समझ रहे हैं आप, तो गिफ्ट वगैरह दे दिया। तो उस केस में क्या हुआ, मिस यूज कर दिया, तो उस केस में ये वाला प्रोविजन नहीं लगता, मतलब ये वाला प्रोविजन माने म्यूचुअल एजेंसी का प्रोविजन नहीं लगता। उस केस में उस आउटसाइडर के लिए जिसका पैसा उसने इस्तेमाल ऐसा करा है, उसके लिए वो पार्टनर ही लायबल रहेगा। दूसरा समझिए, दूसरी बात क्या, मानिए पैसा आ चुका था बिजनेस के गले में, मतलब बिजनेस का जो अकाउंट है उसमें मनी आ चुकी थी, कस्टडी ऑफ फर्म में आ चुकी,
उसके बाद किसी पार्टनर ने मिसयूज करा, नहीं सॉरी, मैंने ऊपर के केस में बोल दिया कि नहीं लायबल रहता, गलती से बोला गया मैंने। सबसे स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इस केस में फर्म लायबल रहेगी जब पार्टनर कुछ गलत करेगा, तो पहले केस में ही फर्म लायबल रहेगी, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी भी थी और बिजनेस के लिए भी था पैसा, चाहे उसने मिसयूज कर दिया। इस केस में बेसिकली क्या होगा कि फर्म रहेगी आउटसाइडर के लिए लायबल, और ये रहेगा फर्म के लिए लायबल। ऐसा मैं सेटलमेंट आपको ऊपर करके दिखा चुका था, पहले केस में भी लायबल है। एंड जो दूसरा केस था, दूसरा केस क्या था, मानिए वो पैसा फर्म के अंदर तो ले आया, लेकिन किसी और पार्टनर ने फर्म के गले में से पैसे चोरी करके इस्तेमाल कर लिए, उस केस में फर्म आउटसाइडर के लिए लायबल रहेगी, और जिन पार्टनर ने ये एक्ट करा है वो एक्ट करने वाले पार्टनर फर्म के लिए लायबल रहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई पार्टनर है, जैसे मान लीजिए ए के पास अथॉरिटी नहीं थी ये पैसा लेने की, और फिर ए पैसा ले लेता है आउटसाइडर से, और वो फिर मिसयूज करता है, या फिर वो गले में ले आकर डाल देता है, फिर कोई पार्टनर यूज करता है, तो उस केस में फर्म की लायबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि उसे अथॉरिटी नहीं। दो चीज होनी चाहिए, बिजनेस के लिए ट्रांजेक्शन होना चाहिए और ऑथोराइज पार्टनर ने करा हुआ चाहिए वो चीज। राइट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ पार्टनरशिप, ट्रांसफर वो पार्टनर बनता है जिसने किसी ऑनगोइंग पार्टनरशिप फर्म के किसी पार्टनर्स के राइट खरीदे हैं, जिस वजह से वो पार्टनर बनाया सकेंगे ट्रांसफरी। तो ट्रांसफरी के राइट क्या होंगे, ट्रांसफरी को कुछ ही राइट मिलते हैं बस, और शेयर इन शेयर सब मैं बता चुका, ठीक है ना। द राइट ऑफ सच ट्रांसफर आर एज फॉलोज, ड्यूरिंग दी चलती हुई बिजनेस के अंदर उसके पास चलते हुए बिजनेस के अंदर एक ट्रांसफरी पार्टनर, यानी कि एक ऐसा पार्टनर जो किसी ऑनगोइंग पार्टनरशिप फर्म के ऑर्डिनरी पार्टनर के इंटरेस्ट खरीद के पार्टनर बना है, उसके पास ये तीन अधिकार नहीं होते बेसिकली। क्या, ना तो वो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर पाएगा, ना बुक्स ऑफ अकाउंट को रिक्वेस्ट कर पाएगा, ना ही इंस्पेक्शन करा पाएगा। वो क्या करेगा, वो सिर्फ प्रॉफिट में अपने शेयर होल्डिंग रखेगा, और जब क्या बोलते उसका जब डिसोल्यूशन होगा, डिसोल्यूशन के टाइम पे वो अपने हिस्से की एसेट वगैरह मांग सकता है। वही चीजें इसमें बताई गई है। माइनर एडमिटेड एज अ पार्टनर, छोटे बच्चे को पार्टनर बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, लेकिन उसे टॉफी चॉकलेट खवाने के लिए बनाएंगे। माइनर की लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, किस अमाउंट तक, जितना अमाउंट तक की कैपिटल होगी उतना अमाउंट तक के लिए माइनर की लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। एडिशनली जब माइनर मेजर बनेगा, तो मेजर बनने के विद इन क्या बोलते अपना विद इन 6 मंथ तक उसको ये बताना पड़ेगा कि वो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर रहना चाह रहा है कि नहीं रहना चाह रहा। अगर उसने कहा कि मैं रहना चाह रहा हूं, तो वो उस डेट तक की ट्रांजेक्शन के लायबल रहेगा जिस डेट से वो पार्टनरशिप में एंटर हुआ था एज अ माइनर। अगर वो कह रहा है कि मैं नहीं रहना चाह रहा, तो उसे एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, जैसे एक रिटायरिंग पार्टनर को देना पड़ता है। अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा, तो जैसे एक रिटायरिंग पार्टनर लायबल रहता है जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देता, वो भी लायबल रहेगा जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देगा। बेसिकली इतना ही सब कुछ है इसमें, ठीक। इसके राइट पर लेते हैं। प्रॉफिट में राइट है इसका, बुक्स अकाउंट कर सकता है एक्सेस, सू भी कर पाएगा, सू ये नहीं कर पाएगा, सू इसका वो कर पाएगा कोई लीगल हेयर वगैरह। एंड जब 6 मंथ का हो जाएगा, उस 6 महीने जब मतलब मेजर होने के बाद 6 महीने हो जाएंगे, यानी कि 80+ का बर्थडे आने के बाद 6 महीने के अंदर इसे ये बताना पड़ेगा फर्म को कि ये रहना चाहता है नहीं रहना चाहता पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर। इसके बाद मान लीजिए इसने कहा कि मैं पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर रहना चाहूंगा, समझिए ये है टाइमलाइन। यहाँ हुआ था इसका एडमिशन, मतलब यहाँ हुआ था एडमिट, यहाँ हो गई इसकी मेजोरिटी, मेजर बन गया, और ये है 6 मंथ। तो मेजर बनने के 6 मंथ के विद इन से बताना पड़ेगा यस और नो। इसने कहा यस, तो फिर ये इस दिन की यहाँ जिस दिन यानी कि जिस दिन से एडमिट हुआ था उस दिन के बाद के सारे ट्रांजेक्शन के लिए लायबल रहेगा, जैसे एक ऑर्डिनरी पार्टनर रहता है वैसे। इसने कहा कि नहीं, तो उस केस में ये लायबल नहीं रहेगा अनलिमिटेड अमाउंट के लिए, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, मान लीजिए जब इसने कहा कि हाँ मैं नहीं रह रहा, तो इसे फिर पब्लिक नोटिस देना पड़ा। इसने 6 महीने के विद इन बता दिया कि नो, इसने कहा नो, तो नो कहने के बाद इसे पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। मान लीजिए पब्लिक नोटिस दिया इसने यहाँ पे, तो जब तक इसने नो कहने के बाद भी पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो नो से पब्लिक नोटिस के बीच की जो टाइम है, इस टाइम के लिए ये लायबल रहेगा। मतलब रिटायर जिस दिन माइनर पार्टनर ये कह देता है कि मैं नहीं रह रहा पार्टनर, उस दिन के बाद जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता, वो आउटसाइडर के लिए लायबल रहता है। लेकिन जब वो पब्लिक नोटिस दे देता है, फिर वो लायबल नहीं रहता। ठीक, बेसिकली वही चीज जो है। छह महीने के अंदर बता दो, पब्लिक नोटिस दे दो, पब्लिक नोटिस नहीं दोगे तो उस केस में तुम्हारी लायबिलिटी चलती रहेगी।
ठीक, पढ़ लेना इसे। अगला, एडमिशन का क्या लीगल कंसिक्वेंस होता है, ये मैं आपको कहीं ना कहीं ऊपर बता चुका कि जिस दिन पार्टनर आएगा, इसकी देखिए टाइम लाइन समझिए। जिस दिन मान लीजिए पार्टनर इस डेट पे आया, तो इस डेट के आने वाली सारी ट्रांजेक्शन के लिए लाइबल रहेगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में वो पार्टिसिपेट करेगा तो लाइबल भी रहेगा। लेकिन क्या इससे पहले की ट्रांजेक्शन में की डिसीजन मेकिंग में उसने कोई अपनी बुद्धि भूमिका नहीं थी ना, तो उस केस में वो लाइबल नहीं रहेगा। लेकिन वो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहे तो कह सकता है कि मैं किसी प्रीवियस ट्रांजेक्शन के लिए भी लाइबल रहूंगा। अगर वो खुद कह रहा है तो लाइबल रहेगा। वही बेसिकली इसमें पढ़ा है, लिखा है, पढ़ लेना। ठीक है ना। तो अगर वो एग्रीमेंट बनाना चाहे तो एग्जिस्टिंग डेट के लिए भी वो लाइबल रह सकता है। अब पढ़ते हैं रिटायरमेंट की बात। रिटायरमेंट की बात भी आप समझ लीजिए। मान लीजिए इस डेट पर हुआ रिटायर, तो इस डेट से पहले की सभी ट्रांजेक्शन के लिए लाइबल रहेगा। इस डेट के बाद जब पब्लिक नोटिस दे देगा, पब्लिक नोटिस देने के बाद की ट्रांजेक्शन के लिए लाइबल नहीं रहेगा। लेकिन रिटायरमेंट से पब्लिक नोटिस की ट्रांजेक्शन के बीच में लाइबल रहेगा। हाँ, रिटायरमेंट से पब्लिक नोटिस के बीच की ट्रांजेक्शन के लिए लाइबल रहेगा, लेकिन पब्लिक नोटिस देने के बाद ट्रांजेक्शन के लिए लाइबल नहीं रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, रिटायरमेंट से पहले ट्रांजेक्शन के लिए लाइबल रहेगा, लेकिन वो चाहे तो लाइबल नहीं हो पाएगा। खुद को डिस्चार्ज करवा सकता है कि क्रेडिटर के पास जाके, कालू के पास जाके, यानी कि क्रेडिटर के पास जाके वो ये कह सकता है कि क्रेडिटर सर, आप मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए मेरी लाइबिलिटी से। क्या क्या क्रेडिटर कर देगा? हाँ। क्रेडिटर का कोई नुकसान होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेवरल लाइबिलिटी है। ये नहीं देगा, कोई और पार्टनर दे देगा पूरा का पूरा अमाउंट, तो लाइबिलिटी सेवरल है, इसलिए क्रेडिटर को कोई नुकसान नहीं होगा। बेसिकली इतनी सी बात। आप पढ़ लेना इसको आराम से। ये देखना है, विष्णु चंद्र वर्सेस चंद्रिका प्रसाद, ये केस हुआ था। इसमें बेसिकली इतना था कि हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से केस पार्टनरशिप फर्म को इम्पैक्ट करते हैं, मतलब कौन कौन से केस में पार्टनरशिप फर्म को बंद करके न्यू बनानी पड़ती है, यानी कि उनका क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है। उसमें एक केस था कि रिटायरमेंट और डेथ वाला, तो वही केस यहाँ पे बता रहा है। लेकिन अगर इनकी डीड में लिखा है कि पार्टनरशिप के एडमिशन रिटायरमेंट से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इस केस में इनकी डीड में ये चीज मेंशन नहीं है, तो वही सब चीजें आप देख लेना। अब है एक्सपल्शन। एक्सपल्शन मतलब धक्के मार के निकालना। कब एक पार्टनर को धक्के मार के निकाल सकते हैं? तीन चीज होनी चाहिए बेसिकली। सबसे पहले क्या, उनके पास पावर होनी चाहिए, उनकी डीड के अंदर लिखा होना चाहिए कि कोई भी पार्टनर चाहे तो धक्के मार के निकाल सकते हैं। सबसे पहले डीड में ये लिखा होना चाहिए कि पार्टनर चाहे तो धक्के मार के निकाल सकते हैं। दूसरा, मेजोरिटी पार्टनर तैयार है उसको धक्के मार के निकालने के लिए। एंड तीसरा, गुड फेथ में होना चाहिए। तीनों कंडीशन, ऑल की ऑल कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो आप किसी पार्टनर को धक्के मार के निकाल पाएंगे। इस पे केस आता है कि एक पार्टनर की वाइफ की दूसरे पार्टनर की वाइफ के साथ लड़ाई हो गई, तो वो पार्टनर चाह रहा है दूसरे पार्टनर को निकालना, क्या निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। क्यों? क्या? यहाँ गुड फेथ नहीं है, बिजनेस पर्पज नहीं है, पर्सनल पर्पज है। गुड फेथ का मतलब क्या है देख लीजिए। फिर यहाँ पर तीन चीज होंगी तभी गुड फेथ में माना जाएगा। पहला, पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में निकालना, अपने पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं निकालना, पहली चीज। दूसरा, निकालने से पहले उसे एक नोटिस दे देना कि भाई हम तुमको निकालने वाले हैं, आज हमको प्रूफ दे कि तूने गलत नहीं करा। और तीसरा, अगर उसने कहा कि हाँ उसका प्रूफ हुआ सही, तो फिर आप उसको नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ भी ऑल है, यहाँ भी ऑल है। तो ये था एक्सपल्शन। अगला, ये सब पढ़ लेना आप, वही चीजें हैं जो मैंने बता दी। तो अगर इन तीन कंडीशन में से एक भी सेटिस्फाई नहीं हुई, जो तीन है, क्या कि उनके एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए कि एक्सपायर करा जा सकता है, मेजोरिटी पार्टनर की कंसेंट होनी चाहिए, एंड लास्ट क्या बोलते हैं अपना, गुड फेथ होना चाहिए। तो अगर ये तीन कंडीशन में से एक भी एलिमेंट मिस हुआ, तो उस केस में उस एक्सपांशन को वैलिड नहीं माना जाएगा, उस हकालने निकालने को वैलिड नहीं माना जाएगा। सेक्शन नंबर 14, इंसॉल्वेंट। अगर कोई बंदे की इंसॉल्वेंसी मतलब क्या होता है? जब भी कोई बंदा कोर्ट के पास जाता है, कोर्ट के पास जाके कहता है माय लॉर्ड मुझे इंसॉल्वेंट कर दीजिए, मतलब इंसॉल्वेंट करने का मतलब उस दिन के बाद वो लायबल नहीं रहता किसी पार्टी के लिए, किसी भी थर्ड पार्टी के लिए। तो मानिए इस दिन गया वो कोर्ट में, इस दिन गया वो कोर्ट, बाबा इस दिन गया वो कोर्ट में, मतलब उसने एप्लीकेशन दी, कोर्ट में एप्लीकेशन दी इस दिन, और एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे दी एप्लीकेशन, यहाँ पे करा अप्लाई, और यहाँ पे कोर्ट ने कर लिया एक्सेप्ट। तो उसकी लायबिलिटी किस दिन से खत्म हो जाएगी? एप्लीकेशन से या एक्सेप्टेंस से? आप भी बताइए। सबसे पहले तो उसकी जो लायबिलिटी होती है वो एक्सेप्टेंस की डेट के बाद खत्म होती है, ना कि एप्लीकेशन की। इतना बात क्लियर है? तो क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन डेट की पहले ट्रांजेक्शन के लिए वो लायबल रहेगा,
लेकिन जब उसकी कोर्ट ने कहा कि तुम इंसॉल्वेंट हो तो उसे पार्टनरशिप फर्म छोड़नी पड़ी। क्यों छोड़नी पड़ेगी? क्योंकि अब वो थर्ड पार्टी के लिए लायबल नहीं रहेगा, और पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था कि हर एक पार्टनर की लायबिलिटी होती है थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स। तो इसलिए अब उसको पार्टनरशिप फर्म छोड़नी पड़ेगी, और वो आने वाले ट्रांजेक्शन के लिए, एक्सेप्टेंस की डेट के बाद ट्रांजेक्शन के लिए लायबल नहीं रह पाएगा। बेसिकली इतना है। अब इसको पढ़ लेना आराम से। डिसीज मतलब कोई पार्टनर मरता है तो बेसिकली वही चीज जो होती है, जब पार्टनर मर गया उसकी डेट के बाद के लिए ट्रांजेक्शन के लिए लायबल नहीं, उससे पहले ट्रांजेक्शन के लिए लायबल है। उसके जो लीगल हियर है उसके पास अधिकार होता है कि वो उसके बुक्स अकाउंट इंस्पेक्ट कर सके। एक यहाँ एक चीज अलग है जो रिटायरमेंट से इसे अलग बनाती है। देखिए रिटायरमेंट में क्या है कि जिस दिन आप रिटायर हो उसके बाद भी आप लायबल रहोगे जब तक आप पब्लिक नोटिस नहीं दोगे, पब्लिक नोटिस नहीं दोगे। लेकिन डेथ के दिन, डेथ के केस में जब जिस दिन आपकी डेथ हो गई, यानी कि आपकी नहीं सॉरी, जिस दिन किसी पार्टनर की डेथ हो गई उस दिन वो डेथ के बाद, डेथ के जस्ट बाद हो जाता है डिस्चार्ज। क्यों? क्योंकि वो मर चुका। मरा हुआ बंदा पब्लिक नोटिस कहां से देगा? स्वर्ग लोक से चिट्ठी के बांध के भेजेगा, नीचे फेंकेगा लोट? नहीं यार, कोई तो बात है। जो बंदा जीवित ही नहीं, मतलब जो बंदा मर चुका वो पब्लिक नोटिस दे ही नहीं सकता। तो ये इसलिए ये चीज लिख ही नहीं सकते थे। ये कोई बंदा जो नहीं रहा वो पब्लिक में कैसे कहेगा कि मैं जा रहा हूँ? वो तो चला गया ऑलरेडी, दूर चला गया। इसलिए कह रहा है कि जो रिटायरिंग डेथ का केस है उसमें पब्लिक नोटिस की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं, कि वो दे ही नहीं पाएगा पब्लिक नोटिस। वही सब चीजें बाकी हो चुके। देखिए जो भी पार्टनर मान लीजिए रिटायरमेंट के तरीके से गया है, जो भी पार्टनर रिटायर हुआ है उसके पास कुछ अधिकार होते हैं। ऑन आउटगोइंग पार्टनर में कैरी ऑन अ बिजनेस कंपीटिंग विद द फर्म बिजनेस, कि वो बंदा अपनी एक नई बिजनेस डाल सकता है, फर्म की बिजनेस को कंपीट कर सकता है। लेकिन वो तीन चीज नहीं कर पाएगा। वो तीन चीज नहीं कर पाएगा। एक भी जो बंदा रिटायर हुआ है वो फर्म को कंपीट कर सकता है, फर्म की बिजनेस को कंपीट कर सकता है, लेकिन वो तीन चीज नहीं कर पाएगा। फर्म का नेम यूज नहीं कर पाएगा, अपने आप को फर्म का एजेंट, अपने आप को फर्म का पार्टनर रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, और फर्म के कस्टमर को सोलिसिट नहीं कर पाएगा। तीन चीज नहीं कर पाएगा, बाकी फर्म को कंपीट कर सकता है। मान लीजिए खिलौने बना रही थी एक कंपनी, मैं उससे उस एक पार्टनरशिप, मैं उसका पार्टनर था, मैं हो गया रिटायर, या मैंने मान लीजिए छोड़ दी वो, मैंने अपनी नई पार्टनरशिप फर्म खोली दूसरी, उसे कंपीट करने के लिए। तो क्या कर सकता हूँ कंपीट? हाँ बिल्कुल, खिलौने के केस में कर सकता हूँ। लेकिन क्या चीज नहीं कर सकता? उसका नेम यूज नहीं कर सकता, उसके कस्टम ऐसा नहीं बता सकता आउटसाइडर को कि मैं उसका पार्टनर हूँ अब। मतलब उसके नाम पे मैं कोई रॉ मटेरियल नहीं खरीद सकता सस्ते अमाउंट में, या कैसे भी आप जो समझे। एंड तीसरा, मैं उसके कस्टमर को सोलिसिट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं ये सब चीज भी कर पाऊंगा अगर वो मुझे खुद से परमिशन दे दे, यानी कि अगर एग्रीमेंट में वो खुद कह रहा है कि नहीं नहीं आप कर लीजिए, तो उस केस में कर पाऊंगा। मान लीजिए मैं रिटायर हो चुका, मान लीजिए कोई बंदा रिटायर हो चुका, उसके बाद भी वो प्रॉफिट में अधिकारी रहेगा। एक बंदा रिटायरमेंट के बाद भी प्रॉफिट में अपनी हिस्सेदारी रख सकता है, लेकिन कब तक? जब तक उसका फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ। मान लीजिए मेरा जो फाइनल सेटलमेंट था, 7 लाख रुपए फर्म को मुझे देने थे। मतलब फर्म मुझे मेरी रिटायरमेंट के बाद 7 लाख रुपए देती, उसने अभी मुझे 2 लाख रुपए दिए हैं, तो 5 लाख का पेंडिंग का, मतलब फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ। तो क्योंकि फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ, तो इसलिए जो अभी भी फर्म प्रॉफिट कमाएगी उसमें मेरी हिस्सेदारी रहेगी। भले ही मैं पार्टनर ना हूं, लेकिन फर्म मेरे एसेट यूज कर रही है, तो उसे मुझे प्रॉफिट भी देना पड़ेगा। बेसिकली इतनी चीज है। अब इसको ही पढ़ लेना। लेकिन आप एक और चीज समझिए, मान लीजिए 3 पार्टनर थे, ए बी एम। ए था, बी था, एन एम माने मैं था, मी था। ए बी एंड मैं मेरे मेरे 5 लाख रुपए के एसेट पेंडिंग थे। मैं बी के पास गया, मैंने बी से कहा देख भाई मेरे 5 लाख का एसेट है, तू एसेट खरीद ले, मुझे 5 लाख रुपए अभी के अभी दे दे। बी ने कहा चल ठीक है, मैं पर्सनली तेरा एसेट खरीद लेता हूँ, ले तो 5 लाख रुपए पकड़। क्या उस केस में फर्म मुझे प्रॉफिट देगी? नहीं देगी, क्योंकि अब मेरी एसेट फर्म यूज नहीं कर रही है, अब वो बी की एसेट कर रही है। क्योंकि मैंने अपने एसेट बी को बेच दी, तो अब उन एसेट पे बी का अधिकार आ गया, तो अब वो हिस्सा जो प्रॉफिट का मुझे मिल रहा था, अब वो हिस्सा बी को मिलेगा। बेसिकली इतनी सी बात है। ये आप एग्जाम्पल पढ़ लेना। तो ये लास्ट है हमारा, इसके बाद हमारी यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी, मैं इसे अपलोड कर दूंगा। यूनिट 3 हम कर ले लेंगे, और इस तरीके से हम बेसिकली में रिवीजन करेंगे। रिवोकेशन ऑफ सर्टेन कंटिन्यूइंग गारंटी, देखिए समझिए, फर्म ने कोई गारंटी ली है या फर्म ने कोई गारंटी दी है, फर्म ने कोई गारंटी ली है या फर्म ने कोई गारंटी दी है, उस केस में फर्म अपनी गारंटी से डिस्चार्ज हो जाता है जब फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है। यानी कि जब ओल्ड फर्म क्लोज होगी, न्यू फर्म बनेगी, तो न्यू फर्म
उस लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाती, उस गारंटी से डिस्चार्ज हो जाती है जो गारंटी फर्म ने किसी बंदे के बिहाफ में ली है या किसी बंदे ने फर्म के बिहाफ में ली है। बेसिकली इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ आपका हो चुका चैप्टर यूनिट 2 कंप्लीट। चलिए टिल मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अपना और अपना ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। लाइक करते रहिए और मेरे एंड से अगर कोई इंप्रूवमेंट कोई चीज चाहिए तो मुझे बताते रहिए। चलिए मिलते हैं।